Hello students, welcome back in our class. Our chapter was When People Rebel 1857 and After. और इस चैप्टर में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि 1857 की रिवोल्यूशन जो हुई थी, रिबिलियन जो हुई थी, जो शुरू हुई थी किससे? एक म्यूटिनी से, सिपाही म्यूटिनी से, और उसके बाद जो है धीरे धीरे उसमें सब शामिल हो गए थे। पूरा इंडिया जो है उसमें शामिल हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि जो ये सैनिक जो थे, सोल्जर्स जो थे, ये दिल्ली रेड फोर्ट में पहुंच गए और वहां पर इन्होंने अपना लीडर किसको बना लिया? बहादुर शाह जफर को। अब बहादुर शाह जफर जो है लास्ट मुगल एम्परर थे, तो अच्छे एज वाले थे, तो स्वयं से तो नहीं लड़ सकते थे इन ब्रिटिशर्स से, लेकिन जब सैनिकों ने इनको फोर्स किया, प्रेशराइज किया, तो इनके मन में भी एक बार फिर शासन करने की इच्छा जागी, तो इन्होंने उन क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो पूरे इंडिया के जो लोकल रूलर्स जो थे वो भी क्या हो जाते हैं? इनके साथ हो जाते हैं, इनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, और इस प्रकार ये क्रांति जो है ये चलती है। लेकिन इस क्रांति में क्या होता है? ब्रिटिशर्स जो है उनकी जीत हो जाती है। वो इस रिबिलियन को क्रश करने में क्या हो जाते हैं? सक्सेसफुल हो जाते हैं। और क्रांति के बाद, रिबिलियन के बाद कुछ चेंजेस जो है वह इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं। एक तो सबसे पहले क्या किया जाता है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि 1857 के बाद जो है ब्रिटिशर्स ने जो ये रिबिलियन जो थी इसको क्रश करने के लिए क्या किया और उसके रिजल्ट्स क्या निकले थे। तो हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से आर्मी में से इंडियन सोल्जर्स की संख्या जो है, नंबर जो है वो कम कर दिया गया था, और फिर बिहार है, यूपी है, लखनऊ है, कानपुर है, यहाँ से सैनिकों की संख्या न के बराबर हो गई। ज़्यादा रिक्रूटमेंट कहाँ से होने लगे? गुरखा, पठान, सिख, इनसे होने लगे। ठीक है। इसके बाद और हमने क्या देखा कि लोकल रूलर्स जो थे उनको अपनी इनहेरिटेंस जो है अपने एडॉप्टेड सन को देने का पावर भी दे दिया गया। उसके बाद लैंडलॉर्ड्स, जमींदार जो थे उनको भी अपनी ज़मीन का पूरा राइट जो है वो दे दिया गया था। तो इस तरीके से कुछ चेंजेस जो है वो हुए थे। अब जो पावर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे वो सारे पावर्स ट्रांसफ़र होके किसके पास चले गए थे? महारानी के पास, यानी ब्रिटिश क्राउन के पास चले गए थे। तो ये हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हमें जो है खुर्डा अपराइजिंग को पढ़ना है। एक केस स्टडी है जिसको हमें स्टडी करना है, डिस्कस करना है। देखिए, much before the event of 1857 there had taken place another event of a similar nature at a place called खुर्डा in 1817। अब देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी, रिबिलियन हुई थी, उससे पहले इसके जैसी ही एक और घटना हुई थी। वो सिमिलर नेचर की, यानी इसी प्रकृति की एक और घटना हुई थी। वो हुई थी खुर्डा में 1817 में। Here it would be instructive for us to study that event and reflect on how resentment against the colonial policies of the British had been building up since the beginning of the 19th century in different parts of the country। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे लिए कुछ इंस्ट्रक्टिव रहेगी, निर्देशांक रहेगी। कैसे? कि अगर हम इस घटना को स्टडी करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि किस तरीके से ये जो औपनिवेशिक नीतियाँ जो थी, कॉलोनियल पॉलिसीज जो थी ब्रिटिशर्स की, इनके प्रति जो है 19वीं शताब्दी के शुरू से ही देश में क्या हो गई थी? बिगनिंग हो गई थी किसकी? रिबिलियन की। यानी ये जो ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी, कॉलोनियल पॉलिसीज जो थी, इनका विरोध जो है वो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही शुरू हो गया था। 1857 की घटना तो बाद में हुई थी, उससे पहले 1817 में भी ऐसी घटना हुई थी। देखिए, खुर्डा, ए स्मॉल किंगडम built up in the late 16th century in the southeastern part of Odisha, was a populous and well cultivated territory consisting of 105 gards
60 large and 1109 small villages at the beginning of the 19th century। अब देखिए, खुरडा एक छोटा सा साम्राज्य था। खुरडा एक छोटा सा किंगडम था, छोटा सा साम्राज्य था, जो कब बना था? 16वीं शताब्दी के अंत में बना था। कहाँ? उड़ीसा के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में, ठीक है। और इसमें पॉपुलेशन भी अच्छी थी और ये वेल कल्टीवेटेड भी था, यानी इस पर अच्छे से खेती भी होती थी इस साम्राज्य में। और इसमें 105 तो गढ़ थे, 60 बड़े और 1109 छोटे छोटे गांव भी थे शुरू में, 19वीं शताब्दी के शुरू में। यानी इस साम्राज्य में 1109 छोटे, 60 बड़े गांव थे, इसके अलावा 105 गढ़ थे। इट्स किंग राजा बीरा किशोर देव had to earlier give up the possession of 4 parganas, the superintendence of the Jagannath temple and the administration of 14 garjats to the Marathas under compulsion। अब देखिए, इसका राजा था कौन? खुरडा का राजा कौन था? राजा बीरा किशोर देव, ठीक है। अब शुरू में ही इसको अपने 4 परगना जो थे वो छोड़ने पड़े। परगना जो है वो गांव से बड़ा होता है, गढ़ से छोटा होता है, तो 4 परगना जो है वो छोड़ने पड़े। और यहाँ तक कि जो उड़ीसा में पुरी में जो जगन्नाथ टेम्पल है उसकी, जो कि हम 8th में पढ़ के आए हैं, 7th में पढ़ के आए हैं, ये जगन्नाथ टेम्पल जो है ये उड़ीसा में है, पुरी में। तो इसके ऊपर जो सुपरिंटेंडेंसी जो थी किसकी? इस राजा बीरा किशोर देव की, वो भी इसको छोड़नी पड़ी। और फिर 14 गरजाट्स जो थे, प्रिंसली स्टेट्स जो थे मराठा के, उसका शासन भी जबरन इससे छीन लिया गया था। हिज सन एंड सक्सेसर मुकुंद देव सेकंड was greatly disturbed with this loss of fortune। और इस ये जो दुर्भाग्य इनका हुआ, इससे जो नुकसान हुआ, इससे राजा बीरा किशोर देव का बेटा कौन? मुकुंद देव सेकंड जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। Therefore, sensing an opportunity in the Anglo-Maratha conflict, he had entered into negotiations with the British to get back his lost territories and the rights over the Jagannath temple। अब वो डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा विचलित हो गया, तो इसने क्या किया कि जब एंग्लो मराठा युद्ध हो रहा था, यानी अंग्रेज़ों का मराठों के साथ युद्ध हो रहा था, तो उस समय इसको एक अवसर दिखाई दिया। किसको? ऐसे मुकुंद देव को। और ये क्या हो गया? इसने ब्रिटिशर से निगोशिएशन कर लिया, यानी बातचीत कर ली, थोड़ा क्या करते हैं हम उसको समझौता कर लिया कि उसको एक बार फिर से उसकी जो खोई हुई टेरिटरीज जो हैं, कौन सी? ये 4 परगना और 14 गरजट्स जो थे, ये वापस पाने की चक्कर में इसने निगोशिएशन कर लिया अंग्रेज़ों के साथ और जगन्नाथ मंदिर पर वापस अपना कब्जा पाने के लिए। बट आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ उड़ीसा इन 1803 द ब्रिटिश शोड नो इंक्लिनेशन टू ऑब्लाइज हिम ऑन आइदर स्कोर। अब देखिए, इसने बात तो कर ली अंग्रेजों से, ब्रिटिशर से, कि मराठों के विरुद्ध ये मदद कर देगा, बदले में आप उसको उसके टेरिटरी वापस दे दो। लेकिन जैसे उड़ीसा पर कब्जा हो गया ब्रिटिशर्स का 1803 में, अंग्रेजों ने किसी प्रकार का कोई झुकाव जो है वो इस मुकुंद देव की तरफ नहीं दिखाया। यानी इससे जो वादा किया मुकुंद देव को इसकी टेरिटरी लौटाने का, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। Consequently, in alliance with other feudatory chiefs of Odisha and secret support of the Marathas, he tried to assert his rights by force। अब जब अंग्रेजों ने मना कर दिया, ध्यान नहीं दिया, तो मुकुंद देव सेकंड जो है वो अन्य जो फेडेटरी चीफ्स जो थे, सामंत लोग जो थे, सरदार जो थे उड़ीसा के, उनके साथ मिल जाता है और फिर सीक्रेटली सपोर्ट प्राप्त करता है मराठों का। फिर प्रयास करता है जबरदस्ती अपने अधिकार वापस छीनने का, कि परगना मिल जाए, गुजरात मिल जाए और ये जगन्नाथ मंदिर पर कब्जा कर ले, प्रयास करता है। दिस लेड टू हिज डिपोजिशन एंड एनेक्सेशन ऑफ हिज टेरिटरीज बाय द ब्रिटिश। और जब ये ऐसा करता है तो अंग्रेज जो है इसका पूरा साम्राज्य ही, कौन सा? ये पूरा खुरडा ही इससे छीन लेते हैं
और इसको राजगद्दी से हटा देते हैं। एज ए मैटर ऑफ consolation, he was only given the rights of management of the Jagannath temple with a grant amounting to a mere 1/10 of the revenue of his former estate and his residence was fixed at Puri. अब देखिए, इसको डिपोज कर दिया जाता है, इसका साम्राज्य भी इससे छीन लिया जाता है और लास्ट में कंसोलेशन के मामले में अगर देखें तो इसको कंसोल करने के लिए, राजी रखने के लिए क्या किया गया? He was only given the rights of management of the जगन्नाथ टेम्पल, कि इसको अधिकार दे दिए गए कि जगन्नाथ मंदिर जो है उसका मैनेजमेंट का अधिकार तुम्हें है, उसकी व्यवस्था आप देख सकते हो। विद ए ग्रांट अमाउंटिंग टू ए मेयर, साथ में उसको एक ग्रांट दे दी कि जो तेरे फॉर्मर एस्टेट से तेरी जो पूर्वी रियासत जो है उसका जो रेवेन्यू आएगा उसका 1/10 हिस्सा जो है वो, यानी थोड़ा सा हिस्सा जो है तुझे दे दिया जाएगा, उसी से तू इस जगन्नाथ मंदिर का रख रखाव या देखभाल करेगा। और बाद में उसका रेजिडेंस जो है वो भी कहाँ फिक्स कर दिया गया? पुरी में, यानी इस मुकुंद देव का निवास जो था, रहने का घर जो था वो भी पुरी जगन्नाथ मंदिर के पास ही शिफ्ट कर दिया गया। दिस अनफेयर सेटलमेंट कमेंस्ड एन एरा ऑफ ऑपरेसिव फॉरेन रूल इन उड़ीसा। और ये जो गलत सेटलमेंट जो हुआ इससे एक ऑपरेसिव फॉरेन रूल का, यानी पीड़ादायी विदेशी शासन का काल जो है वो उड़ीसा में शुरू हो जाता है। विच पेव्ड द वे फॉर ए सीरियस आर्म्ड अपराइजिंग, और जिसकी वजह से एक गंभीर सशस्त्र क्रांति जो है वो शुरू होती है 1817 में। Soon after taking over Khurda, the British followed a policy of resuming service tenures. और जैसे ही अंग्रेजों ने खुर्डा पर अपना कब्जा कर लिया, उन्होंने एक नीति जो है उसका अनुसरण किया। नीति क्या थी? रिज्यूमिंग सर्विस टेनर्स, सेवा का जो काल जो था उसको रिज्यूम कर देना, पुनः बना देना। इट बिटरली अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द एक्स मिलिशिया ऑफ द स्टेट द पाइक्स, और इस वजह से सबसे ज़्यादा असर जो है ये पॉलिसी का पड़ा। रिज्यूमिंग सर्विस टेनर्स की पॉलिसी जो थी इसका सबसे बुरा प्रभाव जो है एक्स मिलिशिया पर पड़ा। राज्य के जो एक्स मिलिशिया जो थे, यानी गैर सैनिक जो थे, पाइक्स जो थे, उन पर पड़ा। द severity of the measure was compounded on account of an unreasonable increase in the demand of revenue and also the oppressive ways of its collection. अब देखिए, द severity of the measure was compounded, कि अब मेजर जो किया, मापतोल की जो गहनता जो थी वो किससे जुड़ी हुई थी? ऑन अकाउंट ऑफ एन अनरीजनेबल इंक्रीज डिमांड ऑफ रेवेन्यू, कि बेवजह ही बहुत ज़्यादा डिमांड जो है रेवेन्यू कलेक्शन की बढ़ गई। ऑल्सो द ऑपरेसिव वेज ऑफ इट्स कलेक्शन, और फिर रेवेन्यू कलेक्ट करने के तरीके जो थे वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो गए? ऑपरेसिव हो गए, पीड़ादायी हो गए। यानी खुर्डा के लोगों का रेवेन्यू भी असाधारण तरीके से बढ़ा दिया गया और रेवेन्यू कलेक्शन का तरीका जो था वो भी बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव, पीड़ादायी हो गया। Consequently, there was large-scale desertion of people from Khurda between 1805 and 1817. और जब टैक्स इतना ज़्यादा, रेवेन्यू इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया और बहुत ही गंभीर तरीके से, यानी पीड़ादायी तरीके से लिया जाने लगा, तो बड़े स्तर पर लोग जो है खुर्डा के, वो खुर्डा को छोड़कर 1805 से 17 के बीच में छोड़कर जाने लगे, यानी खुर्डा खाली होने लगा। Yet the British went for a series of short-term settlements, each time increasing the demands, not recognizing either the productive capacity of the land or the paying capacity of the roads. अब देखिए, यद्यपि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक शॉर्ट टर्म सेटलमेंट, यानी थोड़े समय के लिए सेटलमेंट की एक सीरीज चलाई। कभी महलवाड़ी सिस्टम चलाया, कभी रोतवाड़ी सिस्टम चलाया, कभी परमानेंट सेटलमेंट चलाया, यानी कोशिश तो उन्होंने बहुत की पर इसकी शॉर्ट टर्म सेटलमेंट की, लेकिन हर बार इन्होंने क्या कर दिया? अपनी डिमांड्स जो थी उसको बढ़ा दिया, रेवेन्यू डिमांड जो थी उसको बढ़ा दिया। नॉट रिकॉग्नाइजिंग आइदर द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड, और
रेवेन्यू तो बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि रेवेन्यू आएगा कहाँ से, जमीन की उत्पादकता तो है ही नहीं, तो उत्पादन होगा कहाँ से। तो अगला जो है वो देगा कहाँ से, और द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द रोड्स, कि ये रोड्स जो हैं इनकी पेइंग कैपेसिटी है ही नहीं, तो ये पे करेंगे कहाँ से रेवेन्यू। नो लीनियंसी was shown even in case of natural calamities which Odisha was frequently prone to। अब किसी प्रकार की कोई लिबर्टी जो है, लोगों को थोड़ी बहुत छूट जो है वो प्राकृतिक आपदाओं के समय भी नहीं दी गई। जैसा कि उड़ीसा में प्राकृतिक आपदाएं जो है, देखिए तटीय क्षेत्र में है उड़ीसा, तो प्राकृतिक आपदाएं जो है वो आती रहती हैं, लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज़ के टाइम पर भी उनको किसी प्रकार की कोई लीनियंस यानी छूट जो है वो नहीं दी गई। और उड़ीसा में ये नेचुरल कैलेमिटीज़ जो है ये फ्रिक्वेंटली प्रोन टू यानी बार बार आती रहती थी। रादर लैंड्स ऑफ डिफॉल्टर्स वर सोल्ड ऑफ टू स्कीमिंग रेवेन्यू ऑफिशियल्स और स्पेकुलेटर्स फ्रॉम बंगाल। इसके बाद जो डिफॉल्टर्स जो थे यानी जो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, उनकी ज़मीन जो है वो सोल्ड ऑफ बेच दी गई थी। और उसके बाद टू स्कीमिंग रेवेन्यू ऑफिशियल्स की योजना बनाते हुए रेवेन्यू ऑफिशियल्स की और स्पेकुलेटर्स फ्रॉम बंगाल, कि बंगाल के जो स्पेकुलेटर्स जो थे उन्होंने उस ज़मीन को खरीद लिया। उनका तो मोटिव क्या था, टैक्स कलेक्शन करना था, चाहे कैसे ही करे। तो जो किसान नहीं दे पा रहे थे रेवेन्यू कलेक्शन, उनकी ज़मीन छीन ली, उसको बेच दिया इन्होंने। तो द हेरिडेटरी मिलिट्री कमांडर ऑफ द डिपोज्ड किंग जगबंधु विद्याधर महापत्रा ब्रह्मराबर राय और बक्सी जगबंधु एज ही वाज पॉपुलरली नॉन वाज वन अमंग द डिस्पोज्ड लैंड होल्डर्स। अब देखिए जो हेरिडेटरी मिलिट्री कमांडर था, हेरिडेटरी यानी बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, बाद में उसका बेटा। डिपोज्ड किंग कौन था, मुकुंद देव, उसका सेनापति था, नाम था जगबंधु विद्याधर महापत्रा बर्मारबार राय, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता था, बक्सी जगबंधु बोला जाता था। वाज वन, वो कौन था, डिपोज्ड लैंड होल्डर्स था, यानी सबसे पहले उसने टैक्स कलेक्शन नहीं दिया, रेवेन्यू नहीं दिया, तो उसकी ज़मीन जो है सबसे पहले डिस्पोज की गई थी, उससे छीनी गई थी। ही हैड इन इफेक्ट बिकम ए बेगर, और इसके कारण ज़मीन उससे छीन ली तो वो क्या बन गया, भिखारी बन गया। एंड फॉर नियरली 2 years सर्वाइव्ड ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द पीपल ऑफ खुर्डा, और 2 साल तक इसने अपना जीवन कैसे चलाया कि वॉलंटियरली स्वेच्छा से कोई भी खुर्डा का व्यक्ति उसको खाने को दे जाता, वो खा लेता। बिफोर डिसाइडिंग टू फाइट फॉर देयर ग्रीवेंसेस एज वेल एज हिज ऑन, कि इससे पहले उसने तय नहीं किया था, 2 साल तक तो वो भिखारी की तरह उसने जीवन बिताया, लोगों से स्वेच्छा से जो लोग खुर्डा के उसको दे देते वो खा लेता और जी रहा था। बाद में उसने अपने दुखों के कारण, अपने स्वयं के दुखों के कारण जो है लड़ने का सोचा। ओवर द ईयर्स व्हाट हैड एडेड टू दीज ग्रीवेंसेस वर, और उसके दुख जो साल साल बढ़ते ही जा रहे थे, तो कैसे क्या थे, द इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्का रूपी, यानी सबसे पहला उसका दुख का कारण क्या था कि सिक्का रूपी जो था, यानी जो कॉइन करेंसी जो है, सिल्वर करेंसी जो है वो आ गई इस क्षेत्र में। दूसरा, द इंसिस्टेंस ऑन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द न्यू करेंसी, फिर लोगों पर क्या किया गया, ज़बरदस्ती की गई कि उनको रेवेन्यू जो ये नई करेंसी आई है सिक्का रूपी यानी चांदी के सिक्के वाली, यही देनी पड़ेगी। अब ये किसी के पास नहीं हो तो अगला कहाँ से देगा। फिर एन अनप्रेसिडेंटेड राइज इन द प्राइसेस ऑफ फूड स्टफ एंड साल्ट, इसके बाद अगला कारण क्या था उसकी पीड़ा का, कि बहुत ही अनप्रेसिडेंटली यानी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, खाने के सामान और नमक की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। विच हैड बिकम फार फेस्ड
following the introduction of salt monopoly, because of which the traditional salt makers of Odisha were deprived of making salt. अब देखिए ये इतना कीमत इतनी फार फेच्ड कैसे हुई, क्योंकि साल्ट मोनोपोली जो है यानी नमक बनाने पर एकाधिकार जो है वो अंग्रेज़ों ने अपना कर लिया था, क्योंकि जो परंपरागत नमक बनाने वाले जो थे उड़ीसा के, उनको नमक बनाने से वंचित कर दिया गया था, डिप्राइव कर दिया गया था, यानी उनका नमक बनाने का अधिकार उनसे छीन लिया गया था. एंड द ऑक्शन ऑफ लोकल एस्टेट्स इन कैलकाटा विच ब्रॉट इन एब्सेंटी लैंडहॉर्ड्स फ्रॉम बंगाल टू उड़ीसा. और उसके बाद कलकत्ता की जो स्थानीय रियासतें जो थी उनकी नीलामी, जिसमें विच ब्रॉट इन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम बंगाल टू उड़ीसा, जिसमें जो एब्सेंट जो थे यानी अनुपस्थित जमींदार जो थे बंगाल के, उड़ीसा में उनकी जो है ज़मीन की नीलामी शुरू हो गई. बिसाइड्स द इंसेंटिव एंड करप्ट पुलिस सिस्टम, इसके साथ साथ जो पुलिस सिस्टम जो था वो भी बड़ा भ्रष्ट था. ऑल्सो मेड द सिचुएशन वर्स, इसने स्थिति और भी खराब कर दी. जो भ्रष्ट पुलिस सिस्टम जो थी इसने स्थिति को और ज़्यादा खराब कर दिया. फॉर द आर्म्ड अपराइजिंग टू टेक ए सिनिस्टर शेप, कि अब सशस्त्र क्रांति जो है वो एक सिनिस्टर आकार में आ गई थी और बढ़ गई थी. द अपराइजिंग वाज सेट ऑफ on 29th March 1817 as the Pikes attacked the police station and other government establishments at Banpur, killing more than 100 men and took away large amount of government money. अब इन सभी पीड़ाओं को देखते हुए सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम चल रही थी, तो इन सभी पीड़ाओं को देखते हुए क्रांति की शुरुआत हो गई 29 मार्च 1817 को. और जो पाइक्स जो सबसे ज़्यादा पीड़ा में थे, ये पाइक्स जो है इन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और अन्य जो सरकारी इस्टेब्लिशमेंट यानी सरकारी इमारतें जो थी बानपुर की, उन पर हमला कर दिया. 100 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने बानपुर में मारा. इसके अलावा सरकारी पैसा जो है बहुत बड़े अमाउंट में वहाँ से ले गई. Soon its ripples spread in different directions with खुर्डा becoming its epicenter. और जल्दी ही इस घटना की सूचनाएं जो है विभिन्न दिशाओं में, खुर्डा के साथ साथ विभिन्न दिशाओं में फैल गई और खुर्डा इसका एपिसेंटर यानी केंद्र बन गया. द जमींदार्स एंड रियोट्स alike joined the Pikes with enthusiasm. अब ये जमींदार और रियोट जो कि ब्रिटिशर्स को प्रॉपर रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि इनके पास सोर्सेज ही नहीं थे, देते कहाँ से, तो और फिर उनका लेने का तरीका जो है वो भी बड़ा पीड़ादायी था. तो ये लोग भी खुशी खुशी जो है जमींदार और रियोट जो है ये भी पाइक्स के साथ पूरे जोश के साथ शामिल हो गए इस खुर्डा रिबेलियन में. दोज हु डिड नॉट वर टेकन टू टास्क, और जो लोग क्रांति में शामिल नहीं हुए उनको भी कोई न कोई काम दिया गया. ए नो रेंट कैंपेन वाज आल्सो स्टार्टेड, कि इनसे क्या है, रियोतवाड़ी सिस्टम में जो है रेंट लिया जाता था, ज़मीन का किराया लिया जाता था. अब एक अभियान चलाया गया है कि किसी तरीके का कोई किराया ज़मीन का नहीं दिया जाएगा. द ब्रिटिश ट्राइड टू डिसलॉज द पाइक्स फ्रॉम देयर इंट्रेंच्ड पोजीशन बट फेल्ड. अब अंग्रेज़ों ने ये पाइक्स जो थे इनको अपनी जो स्थिति जो थी यानी जो पद जो था उससे हटाने का प्रयास किया, लेकिन ब्रिटिशर्स फेल्ड हो गए, असफल हो गए. ऑन 14 अप्रैल 1817 बक्सी जगबंधु लीडिंग 5 to 10,000 pikes and men of Kand tribe seized Puri and declared the hesitant king मुकुंदेव II as their ruler. अब देखिए अप्रैल 1817 में बक्सी जगबंधु जो है इसके साथ 5 से 10 हजार पाइक थे और बाद में कंद जनजाति के जो लोग थे वो थे, सब ने मिलकर पुरी को अपने कब्जे में कर लिया और वहाँ पर अपना राजा किसको घोषित कर दिया, मुकुंदेव II को अपना शासक बना दिया.
The priests of the Jagannath temple also extended the pikes their full support. यहाँ तक कि जगन्नाथ मंदिर के पुजारी जो थे उन्होंने भी इन पाइक्स को अपना पूरा सपोर्ट किया यानी समर्थन दिया. Seeing the situation going out of hand, the British claimed martial law. अब देखिए स्थिति को अपने हाथों से जाता देखकर अंग्रेजों ने जो है यहाँ पर क्या लगा दिया, मार्शियल लॉ लगा दिया, सैनिक कानून लगा दिया. The king was quickly captured and sent to prison in Cuttack with his son. अब मुकुंद देव जो है, जो राजा घोषित किया गया था, उसको तुरंत जो है बंदी बनाया गया और कटक में अपने बेटे के साथ उसको जेल में डाल दिया गया. The Bakshi was his close associate. खुरसा चंद्र ब्रह्मबार राय tried to cut off all the communications between Cuttack and Khurda as the uprising spread to the southern and the northwestern part of Odisha. अब बक्सी जो था, ये बक्सी जगबंधु जो है, ये राजा का बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति था. ये कृष्णाचंद्र ब्रह्मबार राय जो है, इसने कोशिश की कि कटक और खुर्डा के बीच का जो कम्युनिकेशन है, बातचीत का जो तरीका है, उसको पूर्णतया काट दिया जाए, क्योंकि अब ये क्रांति जो है कहाँ फैल रही थी, दक्षिणी और उत्तरी पश्चिमी हिस्से जो हैं उड़ीसा के, वहाँ ज़्यादा फैल रही थी. कंसिक्वेंटली द ब्रिटिश सेंट मेजर जनरल मार्टिन डेल टू क्लियर ऑफ द एरिया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द पाइक्स while at the same time announcing rewards for the arrest of Bakshi Jagbandhu and his associates. अब देखिए इसके परिणाम स्वरूप कि जब इसने प्रयास किया कि कटक और खुर्डा के बीच का जो कम्युनिकेशन जो हो रहा था अंग्रेजों का, उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो अंग्रेजों ने क्या किया, मेजर जनरल मार्टिन डेल को भेजा कि इस एरिया को क्लियर करो यहाँ से, ठीक है, कि इन पाइक्स से इस एरिया को साफ करवाओ. जबकि उसी समय उन्होंने साथ में एक रिवार्ड जो है, इनाम की घोषणा भी कर दी कि बक्सी जगबंधु और उसके साथियों को जो भी पकड़वाएगा उसको इनाम मिलेगा. इन द एंशुइंग ऑपरेशन हंड्रेड्स ऑफ पाइक्स वर किल्ड. और इस ये जो मार्टिन डेल आया था इस एरिया को क्लियर करने के लिए पाइक से, तो इस ऑपरेशन में बहुत सारे यानी 100 से ज़्यादा पाइक जो है वो मारे गए. मैनी फ्लेड टू डीप जंगल्स एंड सम रिटर्न होम अंडर ए स्कीम ऑफ एमनेस्टी. अब बहुत से पाइक जो है वो तो मारे गए, बहुत से जंगलों में, घने जंगलों में भाग गए, जबकि कुछ जो है एमनेस्टी की योजना के तहत वापस अपने घर लौट गए. Thus by May 1817 the uprising was mostly contained. इस प्रकार मई 1817 में ये अपराइजिंग जो है, क्रांति जो है, विद्रोह जो है, ये चारों ओर फैल गया था. However, outside Khurda it was sustained by Bakshi Jagbandhu with the help of supporters like the Raja of Kuzung and the unflinching loyalty of the Pikes until his surrender in May 1825. अब जबकि खुर्डा से बाहर जो है बक्सी जगबंधु जो है उसको सस्टेन किया गया, हेल्प किया गया, किसके द्वारा, उसके सपोर्टर्स के द्वारा. जैसे कुजुंग का राजा जो है उसने भी बक्सी जगबंधु की मदद की. यहाँ तक कि जो लॉयल पाइक्स जो थे, विश्वास पात्र पाइक्स जो थे, जिनकी लॉयल्टी को वो यानी फ्लिंच नहीं कर पाए, उनकी विश्वास पात्रता को ख़त्म नहीं कर पाए, उन्होंने भी तब तक मदद की किसकी, बक्सी जगबंधु की, जब तक कि मई 1825 में बक्सी ने सरेंडर नहीं कर दिया. On their part, the British henceforth adopted a policy of leniency, indulgence and forbearance towards the people of Khurda. अब इसी वजह से जब इसने सरेंडर कर दिया तो उनके बिहाफ पर अंग्रेज़ों ने फिर एक लीनियंसी की नीति यानी थोड़ी सी छूट की नीति जो है, इंडल्जेंस की नीति जो है, फॉरबियरेंस यानी माफ़ी की नीति जो है खुर्डा के लोगों के प्रति अपनाई. द प्राइस ऑफ साल्ट वाज रिड्यूस्ड. अब नमक की कीमतें एक बार फिर जो है कम कर दी गई. एंड नेसेसरी रिफॉर्म्स वर मेड इन द पुलिस में भी ज़रूरत के सुधार जो है वो किए गए और जस्टिस सिस्टम, न्याय प्रणाली जो थी उसमें भी कुछ सुधार किया गया. रेवेन्यू ऑफिशियल्स फाउंड टू बी करप्ट वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड फॉर्मर लैंड होल्डर्स वर रिस्टोर्ड टू देयर लैंड्स.
और रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो थे यानी टैक्स कलेक्शन करने वाले जो पदाधिकारी जो थे, जो गलत तरीके से टैक्स वसूलते थे, उनकी भी जांच की गई और जो करप्ट थे उनको डिसमिस कर दिया गया, नौकरी से हटा दिया गया और जो पहले के लैंड होल्डर्स जो थे, जमींदार जो थे, उनको उनकी ज़मीन वापस दे दी गई। द सन ऑफ द किंग ऑफ खुर्डा रामचंद्र देव III was allowed to move to Puri and take charge of the affairs of the जगन्नाथ टेम्पल। अब मुकुंद देव का बेटा जो था यानी खुर्डा का राजा मुकुंद देव, उसका बेटा रामचंद्र देव III जो है उसको पुरी में मूव करने की अनुमति भी मिल गई और उसको जगन्नाथ मंदिर के अफेयर्स का चार्ज भी मिल गया विद ए ग्रांट ऑफ ₹24,000, जो जिसको सालाना 24,000 रुपये भी मिलने लगे इस जगन्नाथ मंदिर को मैनेज करने के लिए। इन सम इट वाज द फर्स्ट सच पॉपुलर एंटी ब्रिटिश आर्म्ड अपराइजिंग इन उड़ीसा। तो इस प्रकार लास्ट में हम क्या कह सकते हैं कि ये पहला लोकप्रिय अंग्रेज विरोधी सशस्त्र क्रांति थी उड़ीसा में, विच हैड फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द फ्यूचर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जिस क्रांति का प्रभाव जो है भविष्य में अंग्रेजी शासन व्यवस्था जो थी उस पर पड़ना था। टू मियरली कॉल इट ए पाइक रिबिलियन विद दस बी एन अंडर स्टेटमेंट, कि अगर इस क्रांति को खुर्डा वाली क्रांति को अगर हम केवल मात्र पाइक की क्रांति कहें तो ये इसको अंडर एस्टिमेट करना होगा, क्योंकि ये क्रांति सिर्फ पाइक्स ने नहीं, लैंडलॉर्ड्स ने, रियोट्स ने, सब ने की थी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा तो हम उसमें पढ़ चुके हैं, महलवाड़ी रियोतवाड़ी सिस्टम में इंडिगो वाले टाइम में पढ़ चुके हैं ना कि इन लोगों ने जो है इनका विरोध करना शुरू कर दिया था। देखिए, तो इसके साथ हमारा चैप्टर जो है वो ओवर हो जाता है। यहाँ पर एक क्रांति जो है उसका एग्जाम्पल दिया गया है चाइना की क्रांति का। ठीक है, कि जिस तरीके से इंडिया में 1857 का रिवोल्ट हुआ, मैसिव पॉपुलर अपराइजिंग हुआ, तो इसी तरीके से चाइना के साउदर्न पार्ट्स जो हैं उसमें भी अपराइजिंग हुआ था, जो 1850 में शुरू हुआ और उसको 1860 के मध्य में आते आते क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया। हजारों जो लेबरिंग यानी मजदूर और गरीब लोग जो थे, जिनको होंगक्यांग के बिहाफ पर वो लड़ रहे थे, उन्होंने किस लिए किया, हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस यानी महाशांति का स्वर्गीय साम्राज्य स्थापित करने के लिए। तो इसको क्या कहा गया, ताइपिंग रिबिलियन कहा गया। इस क्रांति को 1850 में जो क्रांति हुई थी हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस के लिए, उसको क्या कहा गया, ताइपिंग रिबिलियन कहा गया। अब इसमें होंगजियांग वाज ए कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी एंड वाज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल रिलीजन्स प्रैक्टिस्ड इन चाइना। अब देखिए, ये होंगक्यांग जो था ये अपने धर्म को बदलकर जो है क्या बना था, ईसाई बना था। और ये किसके विरुद्ध था, जो परंपरागत धार्मिक परंपराएं जो चाइना में चल रही थी पुराने समय से, इनके विरुद्ध था। जैसे इनमें था कन्फ्यूशियनिज्म और बुद्धिज्म। चाइना में कन्फ्यूशियनिज्म चल रहा था और इसके अलावा बुद्धिज्म यानी कुंफू और बुद्ध ये दोनों चल रहे थे, इनके विरुद्ध था। और ताइपिंग की क्रांति जो थी वो कैसा साम्राज्य स्थापित करना चाहती थी, जहाँ पर ईसाई धर्म जो है वो इस्तेमाल किया जाए और किसी के पास अपनी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो और सोशल क्लासेस जो हैं, सामाजिक वर्ग जो हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर ना हो, स्त्री पुरुष का कोई अंतर ना हो, और ओपियम है, टोबैको है, अल्कोहल है, ऐसी या जुआ खेलना, ये सब यानी नशीले पदार्थ जैसे अफीम है, तंबाकू है, शराब है, जुआ खेलना है या प्रोस्टिट्यूशन है, दास्ता है, ये सब नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिटिश और फ्रेंच आर्म्ड फोर्सेस जो है चाइना में ऑपरेट करती हैं और चाइना का जो एम्परर है किंग डायनेस्टी का, उसकी मदद करती हैं और इस टाइपिंग रिबिलियन को क्रश करती हैं। ठीक है, तो ये क्रांति भी सेम हमारे इंडिया के 1857 की रिबिलियन से मिलती जुलती है।
ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ पर ओवर हो जाता है। चैप्टर की PDF अलॉन्ग विद क्वेश्चन आंसर्स आपको कल तक सेंड कर दी जाएगी। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।